स्टूडेंट हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड oogenesis। अब उससे आगे हम लोग जब देख चुके थे कि स्पर्म कैसा होता है और उसका कौन कौन से पार्ट का क्या नाम था, ये हम लोग देखे थे डिटेल स्पर्म के बारे में। इसके बाद oogenesis भी हम लोग देखे थे। अब इससे आगे हम लोग बात किए थे क्या कि एक पॉइंट हम यहाँ पे छोड़ने जा रहे हैं, वो है क्या टाइप्स ऑफ एग यानी ओवा की बात जो हम लोग कर रहे थे। वो एक्चुअल में हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, किसमें 11th के केस में। अब हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन यानी क्या होगा, यहाँ पे जस्ट फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब यहाँ पे स्पर्म और ओवा का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। तो अब हम लोग देखेंगे साइट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग साइट की बात कर ले। तो साइट जो होगा, अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एम्पुलरी स्थामिक जंक्शन, ये। लेकिन अब ये एनसीईआरटी भी शायद अब ये चेंज कर चुका है, इसलिए हम लोग एम्पुला ही बोलेंगे। ये एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो एक बार आप एनसीईआरटी देखेंगे, अब ये पहले ये दिया था एनसीईआरटी में, लेकिन अब ये शायद चेंज कर दिया ये, अब इसी को शायद लिख रहा है ये एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पहले भी यही था कंसेप्ट, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आप एक बार एनसीईआरटी जाएंगे और देखेंगे कुछ, क्योंकि कुछ हमें कुछ एनसीईआरटी में ऐसा दिखा कि उसमें एम्पुला फिर से रिपीट किया लिखना है ये। तो ये साइट हुआ। अब कहेंगे ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूनिस्पर्मी होता है, यूनिस्पर्मी। यानी क्या करता है ये, सिंगल स्पर्म ही क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होता है ये, यानी इनसाइड फीमेल बॉडी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ये। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग ये देख रहे थे। फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़े थे ओवा, हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे ओवा किस रूप में ओवुलेट होता है। तो हम लोग बोले जो ओवा ओवुलेट होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है वो मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होता है। अब हम लोग स्पर्म के बारे में भी पढ़ चुके थे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, स्पर्म कैसा होता था ये हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो हम लोग देखते हैं ये कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है। तो एक रफ आइडिया पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे उसको फिर। तो अगर हम लोग एक डायग्रामेटिकली अगर देखें यहाँ पे, तो अगर हम बनाएं यहाँ पे इस ढंग से, ये एक रफ जस्ट दिखा रहे हैं ये। इस ढंग से अगर हम लोग दिखाए ये, अब ये ओवरी, अब सपोज मान लिए कि यहाँ से ओवुलेशन हो चुका और ये ओवा यहाँ आ चुका है। अब ये ओवा हम लोग लास्ट में देखे थे कि इस पर क्रोना रेडियाटा का सेल होता है, चारों तरफ से जोना पेलोसिडा एक लेयर होता है ये। तो आप ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किस फॉर्म में ओवुलेशन हुआ ये। अब क्या होता है यहाँ पे कि जो बोलेंगे यहाँ पे इंसेमिनेशन ऑफ स्पर्म, यानी जब सेक्सुअल क्वाइटस होता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स बोले, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, जो डिस्चार्ज ऑफ सीमेन होता है, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, वो कहाँ होता है, तो विजाइना में। कहाँ होता है ये, विजाइना में। यानी जस्ट इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ सीमेन जो हो रहा है, इस सीमेन डिस्चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन टर्म भी यूज़ किया जाता है, इंसेमिनेशन। यानी इंसेमिनेशन हुआ यहाँ पे, यानी ट्रांसफर ऑफ जस्ट क्या बोलेंगे, स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हुआ ये। अब यहाँ पे जैसे ये स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, इसके बाद ये सर्विक्स रीजन है, ये
तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वन एजुकेशन में हम लोग लास्ट में देखे थे कि एक सिंगल एजुकेशन में यानी वन एजुकेशन में बताया था ये 200 to 300 मिलियन क्या होता है, स्पर्म की संख्या होता है। तो 200 to 300 अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि यहाँ जो इस वेजाइना से सर्विक्स में जो पहुँचता है वो लगभग 1% स्पर्म इंटर्स इनटू सर्विक्स। अब कहते हैं कि इतना ज़्यादा संख्या में क्या होता है, कहीं ना कहीं डेथ हो जाता होगा या किसी तरह से रुक रहा है वो, तो सिर्फ 1% ही यानी बहुत फ्यू क्वांटिटी ही क्या हो रहा है सर्विक्स में इंटर कर रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग बात करें कि यहाँ ये जो वेजाइना है, ये यहाँ जो लाइनिंग होता है इसके अंदर में जो बोलते हैं वेजिनल फोल्ड होता है, यहाँ जो टिश्यूज होते हैं वो एक्चुअल में फेगोसाइटिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, ये फेगोसाइटिक। अब ये क्या करता है, जस्ट ईटिंग ऑफ स्पर्म बोलेंगे ये क्या करता है, ईटिंग ऑफ स्पर्म। ये तो यहाँ बहुत सारे सेल का क्या हो जाता है, एक्चुअल में ईटिंग हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ जो फेगोसाइटिक्स जो टाइप ऑफ सेल्स है वेजाइना में वो क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारे सेल को ईटिंग कर लेता है। अगर हम लोग इस 200 to 300 मिलियन में भी अगर बात करें तो हमने बताया था कि इसमें 60% जो होता है वो नॉर्मल शेप का होता है, नॉर्मल शेप एंड साइज का होता है, यानी जो हमें काम का जो स्पर्म है वो एक्चुअल में कितना है, 60% है, तो नॉर्मल शेप में होते हैं। तो ये नॉर्मल शेप में जो यहाँ पे है और जो एबनॉर्मल भी है उन सबको क्या करता है, ये ईटिंग करता है। तो अब हम लोग बोले कि इस नॉर्मल में से फिर क्या होता है कि एक्चुअल में ये 40% जो है वही क्या होता है, तो मोर्टेलिटी शो करता है। तो एक्चुअल में अब बात आ रहा है क्या कि जो यहाँ से आगे बढ़ने की क्षमता जिसको है, जो इस वेजिनल ट्रैक को क्रॉस करेगा, वो एक्चुअल में कितना है, 40% है ये। तो यहाँ से ये 40% जाना चाहता है एक्चुअल में कहाँ, सर्विक्स में, लेकिन क्या है देखिए कि बैरियर सेल के रूप में यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, फेगोसाइटिक नेचर का सेल, जो क्या करता है मैक्सिमम यानी इस 40% में भी मैक्सिमम को क्या कर लेता है, ईटिंग कर लेता है। अब हम लोग बात करें कि हम लोग पढ़े थे कि जो सीमेन होता है उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि जो सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन था जिसका नाम था प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन बताया गया था कि ये क्या करवाता है, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। तो ये यूट्रस में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, कौन, सीमेन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन। हम कहेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन किसका सिक्रेशन था, तो आप बैक वीडियो में जाकर देख सकते हैं ये कि ये किसका सिक्रेशन था, सेमिनल वेसिकल्स का, ये सेमिनल वेसिकल्स का ये। तो ये क्या करता है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। अब अगर बोले यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस का मतलब एक तरह से कहेंगे यहाँ पे क्या करता है, ये एस्पिरेशन काउज करवाता है। अगर हम लोग सही टर्म यूज करें तो क्या करवाता है, ये एस्पिरेशन। अब एस्पिरेशन का मतलब समझेंगे कि यहाँ से जैसे स्पर्म यहाँ पहुँचता है, जैसे ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, इस तरह की मूवमेंट होता है इस यूट्रस में, सर्विक्स रीजन में भी, कि जैसे ये स्पर्म को ऊपर की तरफ क्या करता है, खींचता है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरेशन। ये जो मूवमेंट हो रहा है, जो ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो किसके वजह से होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या किया, ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस वो असिस्ट कर रहा है स्पर्म के मूवमेंट में, और इस तरह से यहाँ से स्पर्म क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा और ये एक समय क्या पहुँच जाएगा, ये फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या हुआ, जैसे ही ये एक तरह से कहेंगे बहुत बड़ा बैरियर इसे कहाँ मिल रहा था, वो था वेजिनल रीजन में ही है, वेजाइना में ही एक बहुत बड़ा बैरियर था यहाँ पे ये। अब यहाँ से पार करने के बाद कहीं ना कहीं ये जो यूट्रस है वो असिस्ट कर रहा है क्या, अपने मूवमेंट को करके, और एक तो इनका अपना भी मोटिलिटी है 40% का, तो उसमें से जो बच गए यहाँ से वो क्या करेंगे, अपने मोटिलिटी के वजह से भी ऊपर जाना चाह रहे हैं ये। तो ये फाइनली कहाँ पहुँचेगा, फैलोपियन ट्यूब में।
अब हम लोग बात किए थे एक स्पीड का भी बात किए थे हम लोग बैक वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में, कि जो स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है यानी मूवमेंट की स्पीड जो होता है वो कितना 1.5 mm टू 3 mm के आसपास होता है। तो अगर उससे जिसका कम होगा मोटिलिटी वो ऐसे भी फेलवर कर जाएगा, वो यहीं पे क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। यानी उसके 1.5 टू 3 mm के आसपास जिसका मोटिलिटी है, जो मूवमेंट शो कर सकता है, जिसका स्पीड है, वही कहीं ना कहीं सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पहुँचा। अब यहाँ से इधर से क्या होगा, ये ओवा जो है ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या होता है, हम लोग पढ़े थे फ्लोपियम में, फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, सिलेटेड इपिथेलियम होता है। तो सिलिया इस ढंग से इसे पुश करते हुए, जैसे देखिए ये सिलेटेड इपिथेलियम है, अब ये सिलिया क्या कर रहा होगा, इसे ये पुश कर रहा होगा, तो ये पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं अभी भी टर्म, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब दोनों फर्टिलाइज कर जाएगा। इसका हम लोग बात करें तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा, एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो कहाँ पे हुआ, ये एक्चुअल में ये पॉइंट एम्पुला होगा या फिर, अब आप बुक एनसीईआरटी देखेंगे, हमने जो देखा उसके अनुसार बता रहे, ये एम्पुला रीजन में दोनों का मीटिंग हुआ और यहाँ क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके बाद आगे की बात होगा, जाइगोट आगे डेवलप करता है तो वो आगे टॉपिक होगा ये। तो इस तरह से क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि जो स्पर्म एक्चुअल में जो डिस्चार्ज होता है इस विजिनल रीजन में, यानी इंसेमिनेशन किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म होता है इन यूनिलेटरल अटैक, वो एक्चुअल में दैट इज नॉट कैपेबल टू फर्टिलाइज। यहाँ पहुँच चुका है ये स्पर्म, लेकिन इसके पास क्षमता नहीं है कि इस ओवा को क्या कर सके, ये फर्टिलाइज कर सके। ये देखिए हम लोग पहुँच गया है, ये इसके पास आ भी चुका है, यानी नज़दीक आ भी जाएगा। तो हमने जस्ट फर्टिलाइज करके दिखाया यहाँ पे, क्योंकि टर्म था, हमें फर्टिलाइजेशन समझाना है यहाँ पे। लेकिन ये स्पर्म अभी भी क्या है, एक तरह से कहेंगे अभी फुल मैच्योर्ड नहीं हो पाया है इतना कि वो क्या कर सके, ये इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं, यानी अभी भी इनकेपेबल है ये, अभी इनके अंदर क्षमता नहीं है कि ये ओवा को क्या कर सकेगा, फर्टिलाइज कर सकेगा। अब ये जो क्षमता गेन करता है, दैट इज द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। ये टर्म से ही अगर हम लोग निकाले तो कैपेसिटेशन टर्म मतलब कैपेसिटी टू फर्टिलाइज। तो यहाँ ये गेन करता है कैपेसिटी टू फर्टिलाइज, यानी जब तक ये कैपेबल नहीं होगा तब तक इसे फर्टिलाइज नहीं करेगा ये। तो ये चीज़ था, अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख भी सकते हैं ये। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहाँ तक तो पहुँच गया ये फ्लोपियन ट्यूब में। अब ये कैसे फंक्शनल एक्टिविटी गेन करता है, यानी दैट इज द एबल टू फर्टिलाइज, यानी कैपेसिटी टू फर्टिलाइज कैसे गेन करता है, ये इसको समझते हैं थोड़ा भी। अब देखिए जैसे फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है स्पर्म, तो फ्लोपियन ट्यूब को हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं या फ्लोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं ये। तो ये ओविडक्ट यहाँ पे रिलीज करता है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, अगर मोस्टली बोले तो कैल्शियम आयन ही। तो आप ये कभी देखेंगे कहीं पे कैल्शियम का जब होगा रोल तो वहाँ पे बोलेगा कैल्शियम जो है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे आप कैल्शियम की रोल दिखा रहे हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में। कैल्शियम मेनली होता है रिलीज, और ये कैल्शियम क्या करता है, तो अगर हम लोग स्पर्म पे थोड़ा सा अगर फोकस करें तो स्पर्म कहाँ से निकल कर आता है, तो स्पर्म एक्चुअल में निकल बनता कहाँ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से फिर वो कहाँ आता है, तो रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंशिया थ्रू कहाँ, इपीडिडाइमिस में। और जब ये इपीडिडाइमिस में होता है तो इपीडिडाइमिस क्या होता है, इस स्पर्म के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर जनरेट करता है, इसके ऊपर, स्पर्म के ऊपर। अब ये स्पर्म के ऊपर कहां होता है, तो जो एक्रोसोम पार्ट होता है, कौन सा पार्ट, एक्रोसोम, उसके ऊपर होता है। तो ये जो कैल्शियम यहां सिक्रीट कर रहा है ओविडक्ट में जब पहुंचता है स्पर्म, तो ये कैल्शियम सिक्रीट होता है ओविडक्ट के थ्रू, और ये कैल्शियम जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द एक्रोसोम। यानी जो स्पर्म ऐसा दिखाते हैं हम लोग, और इसके टिप पे ये एक्रोसोम दिखाते हैं, ये टेल दिखा दिए, तो इस एक्रोसोम के ऊपर क्या होता है, इस रंग से अगर दिखाए तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेयर, यानी एस्टेरॉल भी कह सकते हैं इसे, ये होता है। तो जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक ये क्या होता है, अपने आप मतलब जस्ट बोलते हैं जस्ट प्रिपेयर हो रहा है, ये इसे कैपेसिटी गेन कर रहा है ये फर्टिलाइजेशन के लिए। उसका एक पार्ट होता है कि यहाँ से क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, कौन, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इंजाइम इसके अंदर भरा हुआ है। जब ये हटेगा तभी यहाँ से इंजाइम क्या होगा, एक अच्छे लेवल में सीक्रेट हो पाएगा यहाँ से ये। तो कैल्शियम क्या करता है यहाँ पे कि रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ
कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम एक्रोसोम यहां से रिमूव करता है। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इन स्पर्म, स्पर्म में एंट्री करता है, यानी कैल्शियम यहाँ एंट्री मारता है ये। अब ये कैल्शियम जब अंदर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो ये जो अपने जब कैल्शियम अंदर जाता है उसके वजह से क्या होता है, ये जो टेल है इसमें विग्रस क्या होता है, मोर्टेलिटी स्टार्ट होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, तो विग्रस मोर्टेलिटी इन क्या बोलेंगे, टेल रीजन। अब ये टेल रीजन में जिसको हम लोग कैसा मूवमेंट करता है, एक्चुअल में ये विप्लस मूवमेंट करता है, विप्लस मूवमेंट, यानी इस ढंग से। अगर हम लोग बात करें, देखिए ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ये मूवमेंट करेगा ये, इसके वजह से ये तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है ये। तो ये अब आगे की तरफ, तो हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेशन यही हुआ यहाँ पे, यानी अब ये जो हुआ इतनी प्रोसेस रिमूव हो गया, ये इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ, इसके अंदर विग्रस क्या हो गया, मोटिलिटी स्टार्ट हुआ, ये विप्लस मूवमेंट करना शुरू किया। अब ये दैट इज द कैपेबल टू इन्वेड द क्या बोलेंगे, ओवा, यानी ये दैट इज द टर्म ऑफ कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का अगर लिटरल मीनिंग हम लोग बोले तो कैपेसिटी टू फर्टिलाइज्ड, यानी क्या होता है, एक सीरियल बोलेंगे यहाँ पे कि एक सीरियल चेंजेस होता है किसके अंदर, स्पर्म के अंदर, और दैट सीरियल चेंजेस इनेबल देम टू फर्टिलाइज द ओवा, जो उसे ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे ये। अब यहाँ पे ये फर्टिलाइज करेगा इसे। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन की तरफ थोड़ा डिटेल जाते हैं कि अगर कैसे ये इन्वेट करता है, फर्टिलाइज करता है ये, तो अब देखते हैं थोड़ा ये। अगर हम लोग दिखाएं यहाँ पे, लास्ट टाइम हमने दिखाया था इस रंग से, ये सपोज मान लिए कि ये और ये जोना पेलोसिटा एक तरह से ये, और ये क्रोना रेडियाटा का ये सेल, क्रोना रेडियाटा का सेल। अब ये सपोज यहाँ पे इस रंग से ये स्पर्म पहुंच चुका है ये यहाँ पे। तो अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे अब ये पूरी तरह से कैपेसिटेशन यानी ये हो चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैपेसिटेशन होता कहाँ है, तो बोलेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। कहाँ हो रहा है, ये फीमेल बॉडीज़ के अंदर हो रहा है। तो कैपेसिटेशन अकर्स इन फीमेल बॉडीज़। अब यहाँ बोलेंगे ये क्या हो गया, इस ढंग से ये विग्रस मोटिलिटी के थ्रू, सिर्फ एक नहीं बोलेंगे, जो भी स्पर्म यहाँ पहुँच गया होगा सभी में कैपेसिटेशन होगा। और इस तरह से क्या बोलेंगे 1 to 100 या 100 to 1000 स्पर्म क्या होगा, पहुँचा होगा नियर टू ओवा। इस तरह से और भी दिखा सकते हैं, ये सिर्फ इधर से नहीं इधर से भी पहुँचा होगा ये इस रंग से, ये 100 to 1000 स्पर्म इस रंग से ये पहुँचा होगा किसके नज़दीक, ये ओवा के नज़दीक ये। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, तो स्पेसिफिसिटी चेक होता है। यानी अब हम लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे अगर हम लोग एक स्पीसीज का डिफिनीशन अगर हम लोग देते हैं, तो बोलते हैं कि स्पीसीज जो होता है वो एक ही स्पीसीज में रिप्रोडक्शन क्या है, क्या होता है, कंप्लीट हो सकता है। यानी जब वो दो मेंबर अगर आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का बर्थ हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि दैट मेंबर्स बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज। तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है एक ही स्पीसीज के अंदर। ऐसा नहीं कि डॉग और कैट के बीच फर्टिलाइजेशन हो सकता है, यानी क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो सकता है और वो सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक स्पीसीज के अंदर ही क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो उसकी चेकअप यहीं पे होता है। देखिए यहाँ से ये जोना पेलोसिडा जो हुआ, यानी जोना लेयर जो हुआ, ये बताए थे आपको, ये जोना पेलोसिडा। अब ये जोना पेलोसिडा से अगर पूछा जाए आपको कि क्या ये मेम्ब्रेन का बना होता है, तो नहीं, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसका बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का। कौन, जोना पेलोसिडा। तो यहाँ पे जोना पेलोसिडा क्या सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक केमिकल सीक्रेट करेगा जिसका नाम होगा फर्टिलिजीन, फर्टिलिजीन यहाँ पे देखिए ये। और स्पर्म जो है यहाँ पे अगर दिखाए, ये स्पर्म जो है वो सीक्रेट करता है, यहाँ पे रिलीज करता है यहाँ पे ये एंटी फर्टिलिजीन, एंटी फर्टिलिजीन
अब हम लोग बात करें, ये फर्टिलाइजिन है वो अपने आप में एक लॉक का काम करता है, जबकि ये जो है वो की का काम करता है। ये अब हम लोग पढ़ते थे एंजाइम में लॉक की हाइपोथेसिस, उस ढंग से ये अगर ये लॉक और की एक दूसरे में एडजस्ट हो जाता है तो क्या बोलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा और दैट कॉम्प्लेक्स अलाउड टू स्पर्म टू इन्वेड द क्या होगा ओवा। तो जब तक ये दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे अगर इन दोनों को मैच मिला दे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा ये कॉम्प्लेक्स, और इट अलाउ द फर्टिलाइजेशन, इट अलाउ द फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन को अलाउ करता है। तो यहाँ पे जस्ट क्या होता है, स्पेसिफिसिटी चेक होता है ये, यानी क्या ये स्पर्म सिमिलर स्पीसीज का है या नहीं है, वो जस्ट यहाँ तक। देखिए ये हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ भी, तो वो स्पर्म यहाँ तक पहुँच सकता है, बट वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ड्यू टू दिस। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग डॉग और कैट, अगर उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच सकता है, बट वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दो अलग अलग स्पेसीज हैं, इसलिए दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी चेक होता है, एक तरह से कहेंगे ये। इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, तो अब जो हेड ऑफ जो क्या बोलेंगे स्पर्म था, उसमें जो एक्रोसोम होता है, हेड ऑफ स्पर्म में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो एक्रोसोम होता है यहाँ पे इस टिप पे ऐसा लगा होता है। अब ये एक्रोसोम जो है यहाँ पे एंजाइम सीक्रेट करता है। एक्चुअल में हम लोग बताए थे कि ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है और इसको स्पर्म लाइसिन भी कहा जाता है। स्पर्म लाइसिन जो क्या है, एक्चुअल में ग्रुप ऑफ एंजाइम है। यहाँ पे बहुत सारा टाइप का एंजाइम होता है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम। तो स्पर्म लाइसिन, अब यहाँ पे सबसे पहले देखेगा इसको बैरियर कौन होगा, तो यहाँ पे कोरोना रेडियाटा, इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइलुरोनाइडेज को सीक्रेट करेगा यहाँ पे, ये हाइलुरोनाइडेज को। और किससे, यहाँ पे जो भी सेल होगा कोरोना रेडियाटा का, वो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा और यहाँ से सारा क्या करेगा, स्कैटर्ड हो जाएगा ये। तो ये डाइजेस्ट करेगा किसे, डाइजेस्ट हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, तो कोरोना रेडियाटा गेट डिस्पर्स्ड, क्या कर जाएगा, ये डिस्पर्स्ड हो जाएगा ये, यानी यहां से कहेंगे किस तरह से कोरोना रेडियाटा हट जाएगा अभी। इसके बाद क्या होगा, तो ये स्पर्म कहीं ना कहीं किसके कांटेक्ट में आएगा अभी, ये जोना पेलोसिडा का, जोना पेलोसिडा का। तो यहां पे क्या करेगा, जोना पेलोसिडा के अंदर जाने के लिए ये क्या सीक्रेट करता है, तो यही एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन में होता है क्या, एक्रोसिन, एक्रोसिन। इससे क्या करेगा, पेंट्रेट द जोना, जोना को क्या करेगा, जस्ट पेंट्रेट करेगा और इस ढंग से ये कहाँ इंटर कर जाएगा, अब ये स्पर्म इंटर करेगा कहाँ, ये अब इस ढंग से ये, तो बोले कि ये मेम्ब्रेन, यानी कि जस्ट कहेंगे कि ये जस्ट जोना पेलोसिडा को ही जैसे ही क्या करता है, ये कांटेक्ट करता है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ म्योसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। जो एक्चुअल में अरेस्ट था, ये सेकेंडरी ओसाइट था, जो कि अरेस्ट था मेटाफेज सेकंड में, ये तो ये जस्ट कंप्लीट कर लेता है क्या, म्योसिस सेकंड। अब ये म्योसिस सेकंड कंप्लीट हो गया, तो अब ये कहेंगे कि मैच्योर्ड ओवा अपने आप में हो गया, अब ये भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है, रेडी है ये। लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम हमने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल लिखते हैं, इसी को विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोलता है। क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये कैसा एक्चुअल में होता है, पोलराइज्ड होता है, पोलराइज्ड, यानी पोलराइज यहाँ पे कहने का मतलब ये एक्चुअल में एक तरह से कहेंगे कि ये स्पर्म को अपने तरफ खींच रहा है, कौन, ये मेम्ब्रेन, किसे, पोलराइज्ड है ये, और ये जस्ट खींचता है किसे, स्पर्म को। और जैसे ही स्पर्म क्या होगा, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा स्पर्म का मेम्ब्रेन, और क्या होगा, इस विटेलाइन मेम्ब्रेन दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो क्या होगा, ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जो है ये जस्ट अट्रैक्ट करता है, ये अट्रैक्ट
द स्पर्म, स्पर्म को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही क्या होगा यहाँ पे कि व्हेन स्पर्म कॉन्टैक्ट विथ मेम्ब्रेन ऑफ ओवा it get fuse with each other, एक दूसरे से क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा यहाँ पे। तो जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचा होगा वो क्या करेगा, यहाँ फ्यूज कर जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही फ्यूज करेगा यानी इसकी पोलराइजेशन पोटेंशियलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस करेगा और क्या होगा, मेम्ब्रेन of ova get depolarized। अब ये पोलराइज और डिपोलराइज जो हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में एक आयनिक चेंज होता है। जैसे ही इसके अंदर जाता है क्या होता है, वो आयनिक चेंज होता है जिसकी वजह से डिपोलराइज होता है, और डिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन प्रिवेंट द नेक्स्ट क्या होगा, स्पर्म, नेक्स्ट स्पर्म के एंट्री को क्या करेगा, रोक देगा ये। तो इस तरह से फिर क्या होगा, जब फ्यूज हो जाएगा यहाँ तो इसका न्यूक्लियस फिर डिस्चार्ज होगा और फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो वो जाकर क्या होगा, यानी 23 यहाँ 23 यहाँ, फिर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा ये। तो एक तो हम लोग बोलेंगे कि अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि सिर्फ क्या एक ही स्पर्म फर्टिलाइज किया तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, सेकंड स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करेगा क्योंकि मेम्ब्रेन क्या कर चुका है, डिपोलराइज कर चुका है। तो डिपोलराइज मेम्ब्रेन डू नॉट अलाउ द सेकंड स्पर्म, तो चाहे जितना भी कोशिश करे वो फिर अलाउड नहीं करेगा क्योंकि मेम्ब्रेन क्या कर चुका है, डिपोलराइज। अब वो किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करने जा रहा है ये। इसके बाद एक और चेंजेस होता है, हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर, वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में खड़ा होता है किसको, तो सेकंड या नेक्स्ट जितने भी कमिंग स्पर्म होता है उसको फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए ये। तो ये कहीं ना कहीं स्टेप था क्या, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड ये। तो हम लोग देखें इसमें कैल्शियम का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। कैपेसिटेशन क्या था ये हम लोग समझे, कैपेसिटेशन क्या था, कैपेसिटी टू गेन क्या, फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को गेन करता था, वो कहाँ होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कहेंगे इनसाइड बॉडी, फीमेल बॉडी होता है ये। कैपेसिटेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन था, कैल्शियम आयन, जो कहीं ना कहीं स्पर्म को क्या करता था, कैपेबल बनाता था फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है स्पर्म वो कभी क्या होता है, कैपेसिटी गेन नहीं किया रहता है, वो जस्ट क्या बोलेंगे, अनेबल टू फर्टिलाइज, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो वो जो कहीं ना कहीं जाकर फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट में जाकर कैपेसिटेशन की प्रोसेस को गेन किया वो, और अपने कैपेसिटी को गेन किया और वो फिर फर्टिलाइज किया। उसके आगे के इवेंट्स ये था ये। तो ये यहाँ पे देखेंगे स्पेसिफिसिटी चेक भी होता है कहीं ना कहीं दूसरे स्पेसिस का स्पर्म तो नहीं है जो इसे फर्टिलाइज करने जा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ डन होता है किसके, फीमेल क्या बॉडी के अंदर ये। तो ये था फर्टिलाइजेशन।